हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछले लेक्चर में। और भी क्या कि हम लोग अनदर यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि देखिए, यूनिट फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 अभी नहीं हुआ, यूनिट 3 हो चुका है। उसके बाद में यूनिट 4 हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर यूनिट 5 पढ़ लिए हैं, फिर यूनिट 6 हो चुका है। तो देखिए, यूनिट 2 जो है ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, इस चलते हम लोग इसको लास्ट में करेंगे। इससे पहले हम लोग कर लेते हैं यूनिट 6 में, जो कि है यूनिट 6 हो चुका है फ्रेंड। यूनिट 7 हम लोग करेंगे, जो कि है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में। हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है, नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, और टाइप्स ऑफ ट्राइबीज के बारे में पढ़ेंगे, और वर्क कंपोस्टिव जैसे नरदीप और वर्मी कल्चर। तो देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में है। तो सबसे आगे उसका हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं, उसके मतलब को जानते हैं कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स द आर्ट एंड द साइंस ऑफ अप्लाइंग सैनिटरी एंड बायोलॉजिकल फिजिकल principle and knowledge to improve and control the environment, therein the protection of the health and welfare of the public। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है? तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन आर्ट है, साइंस है, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं सैनिटरी और बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के प्रिंसिपल के रूप में अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। और क्या? तो कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। किस प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? तो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कि ह्यूमैनिटी में हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ वेलफेयर के लिए हम लोग इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को करते हैं। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की तो बात ये हो गया कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है। तो ये आर्ट है, साइंस, आर्ट और साइंस है, जिसको अप्लाई करते हैं सैनिटरी, बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के प्रिंसिपल के रूप में, जिससे हम लोग अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, ताकि हम लोग कंट्रोल कर पाए इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है उसको रोक सकें या कंट्रोल कर सकें। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल क्यों करते हैं? तो कंट्रोल इसलिए करते हैं कि हेल्थ और वेलफेयर को, पब्लिक को बचा सके। हेल्थ वेलफेयर के लिए वहाँ पे वर्क होना चाहिए, जिसके चलते वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। आगे इन्वायरमेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम लोग नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ में सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रमोट्स हेल्थ। ये हेल्थ को प्रमोट करता है, हेल्थ को और भी अच्छा करता है, आपको स्वस्थ रहने की क्षमता इंक्रीज कर देगा। प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन, डिजीज ट्रांसमिशन को रोकता है। उसके बाद में एलिमिनेट ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को फैलने से रोकता है, जैसे मॉस्किटोज, ये सब क्या हैं, इंसेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाने लगेंगे, अगर इन्वायरमेंटली वहाँ पे सैनिटाइज नहीं होगा, पोल्यूटेड एरिया होगा, तो जिससे क्या होगा, डिजीज ज़्यादा फैल सकता है। तो इसी चलते क्या है कि एलिमिनेट्स ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद में इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इन्वायरमेंटली आप हेल्थ आपका फिट रहेगा तो आप एक अच्छा क्वालिटी का लाइफ आप जी सकते हैं। तो इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो उसको हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हियर्स आर अ फ्यू रीजन्स। यहाँ पे कुछ फ्यू रीजन दिया हुआ है कि हम लोग सैनिटेशन क्यों करते हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्यों करते हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है वो। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन आखिर हम लोग क्यों करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी नेसेसिटी क्या है। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक क्लीन इन्वायरमेंट इंटरप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज।
देखिए इन्वायरमेंटल सैनिटेशन अगर करते हैं तो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्लीन इन्वायरमेंट हम लोग को मिलेगा। और क्लीन इन्वायरमेंट क्या करता है, इंटरप्ट करता है, रोकता है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को, डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकता है। अब देखिए इसका अभी बेस्ट एग्जांपल हम लोग यहीं देख रहे हैं। हम लोग जैसा कि देख रहे थे कि 2020 टू 2021 के बीच में कोरोना एक डिजीज़ आया, ठीक है, कोरोना। तो कोरोना में क्या कि हम लोग को गवर्नमेंट क्या बोली कि हम मास्क पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। तो ये सब बोलने के पीछे रीज़न क्या है कि आप अपने इन्वायरमेंटल को सैनिटाइज करके रखें, ताकि जो भी ये डिजीज़ है, कोरोना जो डिजीज़ है, ये ज़्यादा फैल ना सके। तो यही तो बात यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है कि एक क्लीन इन्वायरमेंट इंटरप्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो यही है कि कोरोना में अगर आप हाथों को सैनिटाइज करते हैं तो कोरोना फैलेगा नहीं, कोरोना कम फैलेगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर क्लीन इन्वायरमेंट रहा तो हम लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रमोट्स हाइजीन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या करता है, तो हाइजीन को और भी बढ़ाता है, हाइजीन को प्रमोट करता है। हाइजीन को मतलब आपको और भी अच्छा कर देगा, जिससे आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं हो पाएगा, आप हेल्थली फिट रहेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट इज क्रिएटिंग एन एस्थेटिकली प्लीजिंग इन्वायरमेंट। अगर देखिए अगर क्लीन इन्वायरमेंट अगर आप बनाते हैं तो जिससे क्या होगा कि आपको एक सुंदर वातावरण में, एक अच्छा वातावरण में आप रहने के लिए वहाँ पे क्या कि संभव हो सकता है आपका वहाँ पर रहना सहना। तो यही होता है कि मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट इज क्रिएटिंग एन एस्थेटिकली प्लीजिंग इन्वायरमेंट। मतलब आपको आरामदायक होगा, आपको आनंददायक होगा। अगर आप देखिए कि आप अगर शहर में रहते हैं तो अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो आपको गजब की वहाँ पे खुशी मिलेगी। वहाँ पे जो एयर का जो पॉल्यूशन एयर में नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, जिससे क्या होता है कि आपको माइंड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल, वहाँ पे सैनिटेशन हो गया है, क्या है कि फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे कम पॉल्यूशन है। ठीक है। उसके बाद आता है इफ़ द आउटडोर्स आर क्लीन सो इज़ द इंडोर्स। यहाँ देखिए ये प्रोवर्ब्स की तरह उपयोग किया गया है कि अगर आउटडोर क्लीन होगा तो हम लोग इंडोर्स भी क्लीन होगा। आउटडोर क्लीन बोलने का मतलब, इंडोर क्लीन बोलने का मतलब क्या है कि अगर आउटडोर क्लीन होगा तो इंडोर्स क्लीन होगा। इसको समझते हैं। देखिए इफ़ द आउटडोर्स इज़ क्लीन, अगर बाहर में सब चीज़ क्लीन हो, मतलब रोड वूड सब सफाई हुआ हो, फॉरेस्ट एरिया में सभी अच्छी तरह से साफ़ सफाई किया गया है, जो भी नदी वगैरह हैं, रिवर हैं, तो अच्छे तरह से साफ़ सफाई किया गया है। तो जिससे क्या होगा कि अगर आउटडोर क्लीन हुआ तो इंडोर्स भी क्लीन होगा। अगर आउटडोर आपका जितना भी रोड वगैरह पर जितना कचरा है वो सब क्लीन हो जाए, सबको हटा दिया जाए, तो क्या होगा कि आप अगर उस पर वॉक करेंगे, चलेंगे, तो आपका क्या होगा कि आप भी वहाँ पे फिट रहेंगे। आप में भी क्या कचरा कम, आप रोड पे से क्या होता है अभी डस्ट पार्टिकल उड़ते रहता है, हवा में ब्लो करते रहता है, फ्लो करते रहता है। तो इससे कारण क्या होगा कि आपके कपड़ा ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। तो इस चलते क्या कि अगर आउटडोर को आप क्लीन करते हैं तो आपका इंडोर्स भी क्लीन होगा, आपका रेसिडेंशियल एरिया में भी क्लीनिंग होगा, आपका घर में भी क्लीनिंग होगा। यही यहाँ पे उपयोग किया गया है। उसके बाद बात आता है अ क्लीन इन्वायरमेंट। अ क्लीन इन्वायरमेंट मीन्स फ्रेश एयर। क्लीन इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, फ्रेश एयर। ठीक है। फ्रेश एयर मतलब बहुत ही आपको अच्छा हवा मिलेगा आपको वहाँ पे, माइंड फ्रेश। जैसे हम लोग बात किए थे कि फॉरेस्ट एरिया में अगर जाते हैं तो आपको गजब की खुशी वहाँ पे मिलते हैं। तो खुशी के कारण क्या है, खुशी का कारण यही है कि मिनिमम वहाँ को एयर का जो क्वांटिटी मिल रहा है उसमें पोल्यूशन का मात्रा बहुत ही कम है, जिसी कारण क्या है कि वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पे फील होगा आपको अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं। तो यही बोलता है कि क्लीन इन्वायरमेंट मीन्स फ्रेश एयर। अगर आप क्लीन इन्वायरमेंट रखते हैं तो इसका मतलब आप फ्रेश एयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं। तो ये तो बात रहा कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानें। इसके बाद हम लोग को देखना है नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है, तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है रूरल सैनिटेशन के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए रूरल सैनिटेशन का मतलब क्या है। जो भी रूरल एरिया में हम लोग सैनिटेशन पर्पस के लिए इंडिया में
94 और 96 के बीच में बहुत सारा अभियान चला था, जैसे स्वच्छता अभियान और भी बहुत सारा ग्राम विकास योजना, इस सब के लिए रूरल सैनिटेशन में उपयोग किया गया था। बहुत सारा वहाँ पे अभियान चलाया गया था ताकि रूरल एरियाज़ को भी सैनिटेशन किया जाए, ताकि वहाँ भी अच्छे से सब लोग रह सकें, हाइजीन रह सकें और डिजीज कम फैले और उन लोग में भी क्या कि एक हेल्थ इन्वायरमेंट उन लोग को भी मिल सके। तो यही था रूरल सैनिटेशन के बारे में। तो रूरल सैनिटेशन अभी हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में अब समझते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि यहाँ देखा गया होगा, रूरल सैनिटेशन, देयर आर नंबर ऑफ विलेजेस एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज एंड अ स्मॉल टाउन। देखिए, इंडिया में क्या है कि बहुत सारा विलेज है, जब बहुत सारा मतलब बोलने का मतलब है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया के है वो क्या, हाँ, विलेज और स्मॉल टाउन में रहते हैं। तो ये तो बात हुआ कि इसके कारण क्या हो सकता है, रूरल एरिया में सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन रूरल सैनिटेशन सिस्टम ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड स्वेराज ऑफ वेस्ट disposal of are absent. Hence, system of sanitation can be developed or maintained without piped water supply system and sewerage system in village एरिया इज नोन एज रूरल सैनिटेशन। देखिए, रूरल सैनिटेशन में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड स्वेराज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर एब्सेंट। वहाँ पे क्या कि शहर में क्या होता है कि पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाता है और भी क्या कि स्वेराज सिस्टम बहुत ही अच्छा कर दिया जाता है। नली गली योजना अगर बोलें तो अब आ रहा है विलेज एरिया में, लेकिन क्या टाउन में बहुत ही पहले से ही हो रहा है कि वहाँ पे क्या स्वेराज सिस्टम बहुत ही अच्छा किया गया है। और पाइप्ड वाटर सप्लाई, अभी जैसे नल जल योजना आप लोग सुन रहे होंगे, तो नल जल योजना यही है, पाइप्ड वाटर सप्लाई, ठीक है। तो ये क्या कि टाउन एरिया में बहुत ही पहले से बहुत ही क्या था कि टाउन एरिया में बहुत पहले से ही था, लेकिन विलेज एरिया में उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि रूरल सैनिटेशन जब करने के लिए जब गवर्नमेंट सोची तो यही यहाँ पे देखा गया कि जो भी गांव थे, गांव में क्या हुआ कि पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं था और ना ही स्वेराज था। स्वेराज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम वहाँ पे एब्सेंट था, मतलब नहीं था। हेंस सिस्टम ऑफ सैनिटेशन कैन बी डेवलप्ड और मेंटेन विदाउट पाइप वाटर सप्लाई। इसलिए क्या कि वहाँ पे जो भी सैनिटेशन पर्पसेज के लिए विदाउट पाइप्ड वाटर सप्लाई के हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे एंड स्वेराज सिस्टम इन विलेज एरिया, इसी को लिए हम लोग रूरल सैनिटेशन, यही बात को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसी को हम लोग रूरल सैनिटेशन के नाम से जानते हैं। रूरल सैनिटेशन इज नथिंग बट इट इज़ a sanitation process without piped water supply system and sewerage system in village area is known as rural sanitation। रूरल सैनिटेशन सिंपली क्या है, तो ये सैनिटेशन किया जाता है रूरल एरियाज में, विलेजेज में। रूरल एरियाज मतलब बोलने का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हम लोग सैनिटेशन करते हैं विदाउट पाइप्ड वाटर सप्लाई और स्वेराज सिस्टम, इसी को हम लोग बोलते हैं रूरल सैनिटेशन के नाम से जानते हैं। तब यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रूरल सैनिटेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम एंड स्वेराज सिस्टम इज कॉस्टली एंड आल्सो डिफिकल्ट टू रेज द नेसेसरी फंड्स for its installation because the population in the rural areas is considerably small and not economical for large projects of water supply and sanitary engineering, and also because of non-availability of a skilled labor and supervisor for the proper maintenance। देखिए, पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम गांव में बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जो भी इंस्टॉलेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो होता है रूरल एरियाज में वो बहुत कम होता है। हर एक गांव में बहुत ही कम पीपल रहते हैं और बहुत सारा वैसे ऐसा गांव है, तब पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कितना वहाँ पे फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाता है और भी क्या कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिल पाएगा और सुपरवाइजर नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके बाद however large spaces is easily available in the rural areas which can be used for sanitation so as satisfy the environmental conditions। देखिए, लेकिन लार्ज एरिया अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, तो लार्ज एरिया रूरल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा एरिया अवेलेबल होते हैं, लैंड अवेलेबल होते हैं जो भी सैनिटेशन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल
कंडीशन को फॉलो कर सके, लेकिन वहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाता, यही प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बात हुआ कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में हम लोग क्या होता है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का नेसेसिटी इंपॉर्टेंस जाने। उसके बाद में रूरल सैनिटेशन क्या होता है, रूरल सैनिटेशन कैसे किया जाता है, ये अभी हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन रूरल सैनिटेशन के मिनिमम हम लोग एक डिफिनेशन समझ गए हैं। ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सैनिटेशन। देखिए, इसको बहुत ही लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स हम सिर्फ चर्चा यहाँ पे बात कर देंगे, पॉइंट्स आप लोग भी कुछ कुछ बढ़ा के पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सैनिटेशन में मेनली 4 पॉइंट्स को लिया जाता है। 4 पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सप्लाई फॉर पोर्टेबल वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। जो भी सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक यूज के लिए पोर्टेबल वाटर को, पीने लायक पानी को, पोर्टेबल वाटर में तो सिंपली समझिएगा पीने लायक पानी। ठीक है, जो भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर का उपयोग किया जाता है उसी को पोर्टेबल वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके पोर्टेबल वाटर के, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट था पोर्टेबल वाटर पहुंचाना, मतलब ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वाटर को पहुंचाना विलेज एरिया में। फिर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ड्राई रिफ्यूज, जो भी ड्राई रिफ्यूज होंगे उसका कलेक्शन और डिफ्यूजल के लिए। ड्राई रिफ्यूज में मतलब सिंपली ह्यूमन एक्सक्रिएटा, यही समझिएगा। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रिएटा आप लोग समझ रहे होंगे कि नाइट सॉइल जिसको हम लोग बोल रहे थे, नाइट सॉइल के नाम से जान रहे थे। ठीक है, तो इसका डिस्पोजल और कलेक्शन ये सेकंड पॉइंट में आता है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सैनिटेशन में। डिस्पोजल ऑफ नाइट सॉइल, इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग का है ये ड्राई रिफ्यूज, और उसके बाद नाइट सॉइल। देखिए नाइट सॉइल यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग का फ्रेंड। ड्राई रिफ्यूज यहाँ पे मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी वहाँ पे ड्राई मटेरियल होंगे, जो भी वहाँ पे डिस्पोजल पर्पसेस के लिए कलेक्शन और उसका डिस्पोजल हम लोग करते हैं। फिर आता है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ स्लज, जो भी स्लज होंगे उसका कलेक्शन और डिस्पोजल। तो यही मेनली 4 पॉइंट्स थे रूरल सैनिटेशन में, कि रूरल सैनिटेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है सप्लाई फॉर पोर्टेबल वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, उसके बाद कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ड्राई रिफ्यूज, डिस्पोजल ऑफ नाइट सॉइल एंड कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्लज। इसके बाद बात आता है टाइप्स ऑफ प्राइवेज के बारे में। तो आइए समझते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में टाइप्स ऑफ प्राइवेज। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्राइवेज के बारे में। देखिए प्राइवेज उपयोग किया जाता है डिस्पोजल पर्पस के लिए ह्यूमन एक्सक्रिएटा का। ठीक है, तो प्राइवेज आर लैट्रिन्स और कंस्ट्रक्टेड सो एज टू डिस्पोज ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रिएटा विदाउट वाटर कैरिंग सिस्टम। देखिए प्राइवेज क्या होता है और लैट्रिन क्या होता है, ये डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटा को डिस्पोजल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है विदाउट वाटर कैरिंग सिस्टम। प्राइवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन फॉलोइंग 5 टाइप्स। देखिए प्राइवेज को मेनली 5 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है। सबसे फर्स्ट जो है वो है एक्वा प्राइवी, एक्वा प्राइवी। ठीक है, एक्वा। उसके बाद आता है बोर होल्स प्राइवेज, फिर आता है पीट प्राइवेज, फिर टप प्राइवेज और बॉल, और इसके बाद ट्रेंच प्राइवेज। लेकिन मेनली हम लोग को यहाँ पे 2 ही पढ़ना होता है, जो है एक्वा प्राइवी और बोर होल प्राइवेज के बारे में हम लोग को सिलेबस में पढ़ना होता है। तो आइए समझते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि है एक्वा प्राइवी के बारे में। देखिए एक्वा प्राइवी और एक्वा लैट्रिन्स, इसमें क्या होता है 3 चैम्बर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एक्वा प्राइवी एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में बताया जाएगा। नोट दैट एंड ऑफ अ स्क्वेटिंग पैन इज इमर्ज्ड इन वाटर फॉर चैम्बर अबाउट 100 mm deep as shown टू अ प्राइवेट प्रोवाइड वाटर सील। देखिए यहाँ पे फिगर समझ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए यही है एक्वा प्राइवी का सेक्शनल व्यू है। ठीक है, तो एक्वा प्राइवी में देख सकते हैं यहाँ पे 3 चैम्बर बनाया जाता है। ये फर्स्ट चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है आपका, और ये थर्ड चैम्बर है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कैसे कैसे होता है सभी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे आगे यहाँ पे स्क्वेटिंग पैन होता है, यहाँ पे बैठा जाता है, और उसके बाद में यहाँ से जब ह्यूमन एक्सक्रिएटा आएगा तो यहाँ से प्रोसेस होके फर्स्ट चैम्बर में आएगा। फर्स्ट चैम्बर में जब आएगा तो यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन चैम्बर के नाम से जाना जाता है फर्स्ट चैम्बर को। ठीक है, इसमें वाटर जो होता है 10 mm नीचे तक जो भी यहाँ पे लैट्रिन्स बनाए जाते हैं, उसका जो यहाँ पे पाइप होते हैं वो 100 mm तक वहाँ पे इमर्स होते हैं वाटर में।
यही चीज़ को वहाँ पे बताया गया था पॉइंट में, सभी पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे। आप ये चीज़ को सिर्फ समझिए, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर में आएगा सबसे फर्स्टली यहाँ पे इसका जो पाइप होगा 100 mm तक इमर्स होगा वाटर में। इसको फर्स्ट चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन चैम्बर के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये प्रोसेस होके सेकेंड चैम्बर में जाएगा। सेकेंड चैम्बर में जब जाएगा तो सेकेंड चैम्बर में जाने के बाद ये ऊपर की ओर फिर से उठेगा और यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक डाइजेशन। ये वाला फर्स्ट चैम्बर को एनारोबिक और सेकेंड चैम्बर को एरोबिक डाइजेशन चैम्बर। और उसके बाद ये जब थर्ड चैम्बर में जाएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा। थर्ड चैम्बर में चैम्बर कंटेनिंग क्लिंकर, यहाँ पे क्लिंकर रखा हुआ होता है ताकि कोई भी ह्यूमन एक्सक्रीटर बाहर नहीं जा सके। और यहाँ से क्लिंकर होता है तो क्लिंकर थर्ड चैम्बर में रखा हुआ होता है। थर्ड चैम्बर से जब आएगा तो जो भी यहाँ से वाटर आया तो यहाँ से वाटर प्रोसेस होकर आगे चला जाता है जहाँ पे इफ्लुएंट चैनल में चला जाता है। यहाँ से प्रोसेस होके और बाद में क्या हो डिस्पोज हो जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है एक्वा प्राइवी का। इसके बाद देखिए जैसा कि बात की थर्ड चैनल में चला जाएगा, थर्ड चैनल से इफ्लुएंट चैनल के द्वारा ये डिस्पोज हो जाएगा। ये तो बात हुआ ये जीएल तक के, ठीक है, ग्राउंड लेवल इतना तक की यहाँ से बात हो गया। अब देखिए जीएल के ऊपर ग्राउंड लेवल के अब ऊपर के बात करते हैं क्योंकि ये सेक्शन है हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड चैम्बर में एक लगाया जाता है पाइप सिस्टम को जिसको हम लोग वेंट पाइप के नाम से जानते हैं, जो यहाँ से मतलब जो भी ऑर्डर आएगा या स्मेल आएगा यहाँ से ऊपर की ओर ये निकालता है, ठीक है। इसके बाद में जो भी यहाँ पे लैट्रिन एक्वा प्राइवी जो यहाँ पे बनाया गया है तो ये एक्वा प्राइवी का ही एग्जांपल है। इसमें लोवर्ड एक विंडो लगाया जाता है, सब लोवर्ड विंडो मेनली पर्पसेस ऑफ ऑर्डर और स्मेल को हटाने के लिए, ठीक है, ऑर्डर और स्मेल को हटाने के लिए। इसके बाद में ऊपर जो ये वाला पॉइंट ये पार्ट है इसको पीच्ड रूफ, चाहे तो ये गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए पीच्ड रूफ डाला जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुआ एक्वा प्राइवी के पूरे प्रोसेस को हम लोग समझ लिए। अब देखिए कुछ पॉइंट्स को और भी देख लेते हैं। Nuts soil and excreta human being falls from pan into anaerobic digestion chamber in first chamber for decomposition process under anaerobic condition. During the decomposition process, gases are formed which are further released into the atmosphere through the provision called as vent pipe, वर्टिकली फिक्स टू द एरोबिक डाइजेशन चैम्बर। देखिए सबसे आगे क्या होता है, नट्स वेल आता है। नट्स वेल इस पाइप के द्वारा फर्स्ट चैम्बर में चला जाएगा। फर्स्ट चैम्बर में जैसे ही जाएगा तो उसके बाद ये एक गैस ट्रैप बना लेता है। गैस ट्रैप बनाने से क्या होता है कि इसको निकालना पड़ता है तो ये वेंट पाइप के द्वारा निकल जाता है बाहर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इनएरोबिक चैम्बर। एरोबिक बैक्टीरिया अटैक द organic matter. Anaerobic and aerobic chamber have equal capacity. Sludge is taken from the chamber once in 2 years. देखिए एरोबिक चैम्बर में क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा क्या कि यहाँ पे इसको डिकम्पोज करवाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद में बात आता है कि डिकम्पोजिशन के बाद ये 1 to 2 ईयर के बाद इसको साफ सफाई करवाया जाता है और इसका दोनों का स्टोरेज फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर का स्टोरेज दोनों का सेम होता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फर्स्ट चैम्बर इज इक्वल टू स्टोरेज ऑफ सेकंड चैम्बर। तो बात हुआ इतना सारा पॉइंट इफ्लुएंट उसके बाद में बाहर निकल जाता है एरोबिक चैम्बर से। उसके बाद में सेकंड चैम्बर इज टेकन टू द चैम्बर थ्रू पाइप विच आउटलेट इज नियरली टेकन टू द बॉटम ऑफ थर्ड चैम्बर। इसके बाद में इसको बॉटम ऑफ थर्ड चैम्बर तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि फिगर में दिख रहे होंगे क्लिंकर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और उसके बाद में ये इफ्लुएंट बाहर निकल जाता है। वेन the effluent is raised through the clinker, it gets purified. This purified effluent can be used for garden and farming or can be directly disposed of to the water courses. देखिए जब ये क्लिंकर के द्वारा जब यहाँ से जो भी इफ्लुएंट जो बचता है, जो भी बैक्टीरिया के किल हो जाने के बाद तो यहाँ से निकलेगा सिर्फ वाटर के अमाउंट ही, वाटर में ही कुछ मटेरियल मिक्स हो सकता है। तो इसको हम लोग चाहे तो गार्डनिंग पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं क्योंकि ये प्यूरिफाई हो चुका होगा, क्योंकि क्लिंकर वहाँ पे थर्ड चैम्बर में दिया हुआ रहता है। विदाउट अ वाटर कैरिंग सिस्टम नाइट सॉइल इज डिस्पोज ऑफ। बिना वाटर कैरिंग सिस्टम का नाइट सॉइल क्या हो सकता है, डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। Hence, the aqua privy is more useful for localities having no piped water supply. इसलिए जहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली इसको रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में।
रूरल सैनिटेशन में ही बोला गया था कि रूरल सैनिटेशन क्या है, तो ये विदाउट पाइप्ड वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम में के लिए जब हम लोग सैनिटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम लोग रूरल सैनिटेशन के नाम से जानते हैं। तो एक्वाप्रेवी मेनली रूरल सैनिटेशन का ही डिस्पोजल का पार्ट है। तो यही क्या हुआ, एक्वाप्रेवी का इस्तेमाल हम लोग विदाउट पाइप्ड सिस्टम के जरिए भी कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइवीज आर मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, हिल्स स्टेशन, आइसोलेटेड कॉलोनीज ईटीसी। देखिए ये सब प्राइवेट जो होते हैं, ये चाहे तो फैक्ट्री में, विलेज में, हिल स्टेशन में या आइसोलेटेड कॉलोनीज में इसको लगाया जाता है। इसके बाद आता है बोरहोल और प्राइवी और बोरहोल लैट्रिन। ठीक है, बोरहोल लैट्रिन मेनली यही बोला जाता है। ये फिगर जो है, फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिगर को। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो बोरहोल प्राइवी के बारे में, तो देखिए बोरहोल प्राइवी क्या होता है। सिंपली ये एक लैट्रिन ही का टाइप है सिंपली। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देखिए इसमें क्या होता है कि जहाँ पे स्पेस कम होता है, क्या होता है, लैंड जब कम होगा, लैंड एरियाज लेस होते हैं, लैंड जब कम होता है तब हम लोग इस प्राइवी का उपयोग करते हैं, बोरहोल प्राइवी। बोरहोल प्राइवी में क्या होता है, मेनली एक स्क्वेटिंग स्लैब यहाँ पे होगा, जीएल के ऊपर में सेम चीज़ वही जो एक्वा प्राइवी में होगा। ठीक है, इसके बाद में इसको फाउंडेशन एक क्ले लाइनिंग यहाँ पे दिया जाता है, ये क्ले लाइनिंग होता है। तो सिंपली एक होल टाइप बना दिया जाता है और उसके बाद में इसको क्ले लाइनिंग कर दिया जाता है। और ये सिंपली 5 to 6 मीटर हाइट में होते हैं। ठीक है, 5 to 6 मीटर, 5 to 6 मीटर में 6 मीटर इसका हाइट होता है। और इसमें 0.3 to 0.4 इसका डाया होगा, 0.3 to 0.4 इसका डाया होता है। ठीक है भाई, अब ये क्या होता है कि इसमें एक स्केटिंग स्लैब होता है, यहाँ पे बार बार जब इस्तेमाल होते रहता है। तो जब ये पूरा जहाँ पे, जैसा कि हम लोग बात किए कि ये जहाँ पे ज़मीन कम होता है वहाँ पे इसको बनाया जाता है बोरहोल प्राइवी का। तो जब यहाँ पे ये पूरा फिल हो जाता है ना यहाँ तक स्केटिंग स्लैब तक, तब इसको क्या कर दिया जाता है, इसको ग्राउंड फ्लोर तक इसको फिर मिट्टी से क्या हो जाएगा कि इसको फिर से फिल कर दिया जाएगा, सॉइल से फिल कर दिया जाता है। और उसके बाद में ये पूरे सिस्टम को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे लैंड कम होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसका कुछ डिफिनेशन के बारे में। बोरहोल प्राइवी का यहाँ से डिफिनेशन समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बोरहोल प्राइवी का जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बोरहोल प्राइवी इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द स्पेस अवेलेबल इज़ वेरी लिटिल। जहाँ पे स्पेस बहुत ही कम होता है वहाँ पे बोरहोल प्राइवी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू पीट प्राइवी, ये सिमिलर है पीट प्राइवी का, एक्सेप्ट दैट इट इज़ स्मॉलर देन पीट प्राइवी, ये पीट प्राइवी से छोटा होता है। वाइल इट्स डेप्थ इज मच लार्जर, लेकिन इसका डेप्थ जो है 5 से 6 मीटर होता है। इट इज कंजिस्ट ऑफ सर्कुलर होल ऑफ 0.3 to 0.4 मीटर डायमीटर एंड 5 to 6 मीटर डीप डग इन ग्राउंड by means of agar. The borehole is covered with a suitable concrete screening slab of about 0.85 diameter of central opening and foot rest. देखिए इसको कंक्रीट स्लैब से बनाया जाता है जिसमें 0.85 मीटर यहाँ पे डायमीटर टाइप बना दिया जाता है। इसमें जो एक ओपनिंग होगा 0.85 डायमीटर का, इसका एक फुट रेस्ट बनाया जाता है। डापर पोर्शन ऑफ द बोरहोल इज लाइंड विथ क्ले एंड सुपर स्ट्रक्चर में बी बिल्ट ओवर द प्राइवी। ठीक है, तो यही बात था, फिगर से भी हम लोग समझ लिए थे। तो ये तो बात हुआ बोरहोल प्राइवी का। ठीक है फ्रेंड, तो यही मेनली दो हम लोग को पढ़ना होता है, बोरहोल प्राइवी और एक्वा प्राइवी के बारे में। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है नादेप के बारे में। नादेप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उस समय में था जब यहाँ पे यूज किया गया था नादेप को। नादेप का सिंपली एक फुल फॉर्म है जो हम आपको बताते हैं अभी तुरंत। नादेप, देखिए यही पॉइंट को पढ़ना है, नादेप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग के बारे में। नादेप के मतलब सिंपली है नारायण देवतौ पंधारी पांडे, इसका पूरा फुल फॉर्म है। नादेप का फुल फॉर्म है, सिंपली आप लोग याद कर सकते हैं, कभी पूछ सकता है कोई ऑब्जेक्टिव में
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नादेप? तो नादेप का फुल फॉर्म है नारायण देवताव पंधारी पांडे। इसका डिस्क्रिप्शन मेनली है तो नादेप यही देखिए, यही प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग को नादेप बोला जाता है, जिसमें क्या होता है एक रेक्टेंगुलर टाइप बना दिया जाता है ब्रिक वॉल्स का, जिसमें हम लोग कंपोस्टिंग पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, ये ब्रिक टैंक होता है रेक्टेंगुलर शेप का। इसका लेंथ होता है 10 फीट इंटू 5 फीट इंटू 3 फीट हाइट इसका होता है। 6 फीट पे वेंट इसका लगाया जाता है आफ्टर द हाइट ऑफ 1 फीट फ्रॉम बॉटम। इसमें 1 फीट एट द बॉटम लगा हुआ होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कुछ इस प्रकार होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला पूरा पॉइंट कि ब्रिक टाइप में इसको बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे इसको कवर कर दिया गया है रूफ से, और उसको यहाँ पे एक वेंट पाइप डाला हुआ होता है 6 फीट पे। इसका पूरा डायमेंशन तो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुड बी फिल्ड इन 1 गो। इसका 4 to 6 फीट इसका थिक लेयर होता है। स्टिक्स और स्टेम्स का हम लोग डाल सकते हैं। थर्ड लेयर और सेकंड लेयर कुछ इस प्रकार करके देखिए। यहाँ पे आप लोग जैसा कि फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे महिलाएं क्या हो रही, यहाँ पे खड़ी होकर कंपोस्टिंग पर्पसेस में यहाँ पे डिस्पोजल मटेरियल को कर रही हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं रूप बना दिया गया है स्टिक्स का, फाइन स्टिक्स का, ठीक है। इसका थर्ड लेयर सॉइल का होता है, सेकंड लेयर डंग होता है, जो भी काउ डंग हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेयर फिर वेस्ट, थर्ड लेयर फिर सॉइल, इस प्रकार में इसको वहाँ पे डाला जाता है। सेकंड लेयर फिर डंग, फिर फर्स्ट लेयर फिर बेस्ट, इस प्रकार में वो डाला हुआ होता है कंपोस्टिंग पर्पसेस के लिए। इसमें अगर बात करें तो 4 kg ऑफ काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है। 100 लीटर ऑफ वाटर का 60 kg ऑफ फाइन ड्राई सॉइल वहाँ पे दिया जाता है। इस प्रकार में आप लोग को वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। वर्मी कंपोस्टिंग पर्पसेस के लिए नादेप का इस्तेमाल किया हुआ होता है। यही पूरे प्रोसेस होता है नादेप का सिंपली डिफिनेशन अगर आप लोग समझे तो नारायण देवताव पंधारी पांडे, ये इसका फुल फॉर्म है नारायण देवताव पंधारी पांडे। और ये क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, पूरे इसका डायमेंशन के बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वर्मी कल्चर के बारे में। तो वर्मी कल्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। तो वर्मी कल्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में ही 7.2 में जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स के लिए गेज बाबा स्वच्छता अभियान के बारे में जानेंगे। लो कॉस्ट एयर ट्रेन्स और जल स्वराज्य सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये गेज बाबा सिर्फ नहीं है, यहाँ पे ये छूटा हुआ है सिलेबस में, संत गेज बाबा होता है, संत गेज बाबा अभियान। तो संत गेज बाबा अभियान को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि शेयर तो हम करते हैं फ्रेंड फेसबुक और व्हाट्सएप पे। अगर फेसबुक से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे से। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं @डिप्लोमा विद सोनू, ठीक है। @ सिर्फ लगा कर डिप्लोमा विद सोनू सर्च करिएगा, मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपका और भी कुछ पॉइंट अवेलेबल करवाते रहता हूँ और नोटिस भी वहाँ पे देते रहता हूँ SBT से रिलेटेड या MSBT रिलेटेड। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।